Hello friends, welcome to the SNAI medical classes. Today we will discuss regarding amnestic disorders. Amnestic disorder मतलब इसमें कोई भी पर्सन जो है उसको क्या हो जाएगा, एमनीसिया हो जाएगा, मतलब वो चीज़ों को जो है वो भूलने लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स। ये डिफरेंट तरीके के डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स क्या हैं? एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स आर करेक्टराइज्ड बाय एन इम्पेयर्ड एबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन और रिकॉल प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन विदाउट सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन अदर कॉग्निटिव डोमेन्स। एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ये जो है इसमें पर्सन जो है उसकी एबिलिटी जो है कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन को लर्न करने की जो है वो ख़त्म होने लगती है। मतलब पर्सन जो है वो इतना कैपेबल नहीं रहता कि वो जो है वो कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को जो पढ़ पाए या फिर उसको नई चीज़ों को जो है वो सीख पाए। जैसे हम डेली लाइफ में कोई भी चीज़ें सीखते हैं, कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई भी नई एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो गेन करते हैं, ठीक, तो उसमें जो है वो उसको ये इतनी एबिलिटी नहीं रहती कि वो नई इन्फॉर्मेशन को जो है वो सीख पा रहा है, या फिर पुरानी इन्फॉर्मेशन जो उसके दिमाग में जो ऑलरेडी वो लर्न कर चुका था उसको वो रिकॉल कर पा रहा है। इसमें जो है वो कोई कॉग्निटिव फंक्शन जो है वो इतना इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन पर्सन का क्या होता है, वो पर्सन जो है वो कोई चीज़ को जो है वो याद नहीं कर पाता है, ठीक है। थिंकिंग वगैरह की पावर वगैरह जो है वो सेम रहती है, लेकिन उसके कॉग्निटिव डोमेन्स जो है वो उसमें चेंज जो है वो देखने के लिए मिलता है। उसमें जो है वो एमनेस्टिक जो है वो देखने के लिए मिलता है, मतलब वो चीज़ों को फॉरगेटफुलनेस उसके अंदर से होने लगता है, उसको जो है वो भूलने लगता है। दे आर एसोसिएटेड विद डिसफंक्शन और डैमेज इन ब्रेन रीजन्स क्रिटिकल फॉर मेमोरी सच एज द हिप्पोकैम्पस एंड सराउंडिंग एरियाज। ये जो है वो क्यों होने के चांसेस रहते हैं? इसमें कोई जो ब्रेन का फंक्शन होता है, जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक चिप काइंड ऑफ जो है वो रहता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। ये क्या रहता है, ये हमारे जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है उसको कैरी करने का काम करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है वो स्टोर जो है वो होती है, ठीक। तो अगर पर्सन का इसमें कोई भी डैमेज या फिर जो मेमोरी को जो स्टोर कर रहा है या फिर कोई भी अदर ऐसा रीज़न जो है वो उसमें कोई भी डैमेज देखने के लिए मिलता है, तो पर्सन अपनी मेमोरी को जो है वो भूलने लगता है, उसको रिकॉल जो है वो नहीं कर पाता, या फिर उसकी सराउंडिंग एरिया पे अगर कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती तो भी पर्सन को जो है वो रिकॉलिंग में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो ये डिफरेंट टाइप का इनका क्लासिफिकेशन जो है वो रहता है, जो भी एमनेसिया होता है, मतलब जो एमनेस्टिक डिसऑर्डर है इनका डिफरेंट क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया है। तो फर्स्ट वन इसमें हमारा रेट्रोगेट एमनेसिया। रेट्रोगेट एमनेसिया क्या होता है? डिफ़िकल्टी रिकॉलिंग इवेंट दैट अकर बिफोर द ऑनसेट ऑफ एमनेसिया। जैसे कि उन इवेंट को रिकॉल नहीं कर पाएगा, जैसे आज कोई चीज़ हुई है उसके साथ में या कल कोई चीज़ हुई है, जो एमनेसिया होने से पहले उसके साथ में इवेंट हुए होते हैं, जो भी चीज़ हुई होती है, तो उनको रिकॉल नहीं कर पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेड एमनेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट वन है एंट्रोग्रेड एमनेसिया। इनएबिलिटी टू फॉर्म न्यू मेमोरीज आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द एमनेसिया। अगर पर्सन को जो है वो एमनेसिया हो जाता है, उसके बाद वो कोई न्यू मेमोरी वगैरह जैसे उसने कोई भी फॉर्म करेगा तो उसको जो है वो याद नहीं रहती, ठीक है। कोई भी न्यू मेमोरी को उसको फॉर्म नहीं कर पाता, ना उसके दिमाग में अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो उसको चीज़ से जो है वो याद ही नहीं रहेगा, वो बिल्कुल उसको भूल जाएगा, ठीक है। तो जो न्यू मेमोरी होगी उसमें इसको फॉर्म नहीं कर पाएगा, तो उसको हम एंट्रोगेट एमनेसिया के नेम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। रेट्रोगेट में मतलब पुराने इवेंट नहीं कर पा रहे और इसमें कोई न्यू मेमोरी जो है वो नहीं बना पा रहे हैं। नेक्स्ट वन है ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया क्या होता है? ये क्या है? अ सडन टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी लास्टिंग ए फ्यू आवर्स विद नो क्लियर कॉज। इसमें जो है वो सडनली ऐसा जो है वो देखने के लिए मिलता है, इसमें जो पहले के कुछ घंटों की मेमोरी होती है वो उसकी जो है वो लॉस हो जाती है, और इसका कोई एक्चुअल रीज़न नहीं होता, कोई भी ऐसा कॉज नहीं होता कि ये ऐसा जो है वो क्यों हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलता है? लॉस ऑफ मेमोरी, जो पुराने आवर्स की मेमोरी होती है वो लॉस देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन है हमारा चाइल्डहुड एमनेसिया। चाइल्डहुड एमनेसिया क्या है? द इनएबिलिटी टू रिकॉल इवेंट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। इसमें मतलब जो चाइल्डहुड में उसके इवेंट हुए होते हैं, जैसे कि उसके टिपिकली इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 5 ईयर में अगर कोई भी इवेंट ऐसा हुआ होगा तो उसको जो है वो याद नहीं रख पाता है। नेक्स्ट वन है पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया। पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनेसिया मतलब कोई भी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट वगैरह पर्सन का अगर हो गया तो उसमें जो है वो मेमोरी को जो है वो लॉस कर देगा, और उसको जो है वो उसके बाद में कोई भी इवेंट उसको याद नहीं रहते हैं। नेक्स्ट वन है डिसोसिएटिव एमनेसिया, जिसको हम साइकोजेनिक एमनेसिया के नेम से भी जानते हैं।
मेमोरी लॉस कॉज बाई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और ट्रॉमा विदाउट एनी न्यूरोलॉजिकल डैमेज। जैसे कोई पर्सन स्ट्रेस में रहता है, कोई उसके साथ में ऐसा ट्रॉमा जो है वो हुआ है, ठीक, तो उसकी वजह से क्या करेगा, पर्सन की जो है वो स्ट्रेस वगैरह में जाने की वजह से उसकी मेमोरी उस टाइम की लॉस हो जाएगी बिना किसी न्यूरोलॉजिकल डैमेज के। मतलब नर्वस सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, न्यूरोलॉजिकल कोई भी एनाटॉमिकल वगैरह जो है वो नहीं हुआ है, और लेकिन पर्सन की जो है वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। नेक्स्ट वन है लेक्यूनर एमनेसिया। ये क्या है, लॉस ऑफ मेमोरी फॉर ए स्पेसिफिक इवेंट और पीरियड ऑफन कॉज बाई लोकलाइज ब्रेन डैमेज। अगर कोई भी पर्सन का जो है वो कोई भी लोकलाइज्ड मतलब कोई रीजनल पार्ट का, कोई लोकल पार्ट का जो है वो ब्रेन डैमेज हुआ है, जैसे कोई भी ट्रॉमा, कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी की वजह से, तो उसकी स्पेसिफिक इवेंट या फिर स्पेसिफिक पीरियड की जो है वो मेमोरी चली जाती है। मतलब कोई भी जैसे शादी में गया था या फिर कुछ भी, ठीक है, जैसे 5-6 दिन की, 1 साल की, तो उतने टाइम को उसको जो है याद नहीं रहता है। नेक्स्ट वन है कॉर्साकोफ सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसको हम एमनेसिक सिंड्रोम के नेम से भी जानते हैं। इसमें क्या रहता है, जो विटामिन B1 होता है, थायमिन जो होता है, अगर कोई भी पर्सन जो ऐसे अल्कोहल का जो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा है, तो ये इसमें पर्सन में जो कॉर्साकोफ सिंड्रोम होता है उनमें जो है वो मेनली देखने के लिए मिलता है। जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनको थायमिन डिफिशिएंसी हो जाने की वजह से क्या देखने के लिए मिलता है, एक क्रोनिक मेमोरी डिसऑर्डर जो है वो देखने के लिए मिलता है, जिसको हम कॉर्साकोफ सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट वन है सोर्स एमनेसिया। सोर्स एमनेसिया मतलब इनएबिलिटी टू रिकॉल द ओरिजिन ऑफ ए मेमोरी वाइल रिटेनिंग द मेमोरी सेल्फ। ठीक है, इसमें पर्सन का जो है वो उस मेमोरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये मेमोरी कहाँ से आई है, तो उसका जो एग्जैक्ट रूट कॉज होगा वो पता नहीं कर पाएगा। मतलब उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो याद रहेंगी, लेकिन वो क्या करेगा, उसको वो ओरिजिन कहाँ से हुई थी, मैं कहाँ गया था, ऐसा हुआ तो था लेकिन कहाँ गया था ये मुझे याद नहीं है, ऐसा जो है वो उसको ओरिजिन कहाँ से हुआ उस मेमोरी का, उसको जो है वो याद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन है फंक्शनल एमनेसिया। मेमोरी लॉस फैब्रिकेटेड एग्जर्जेटेड फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, इसमें जो है वो जैसे कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, तो इसमें पर्सनल बेनिफिट के लिए पर्सन क्या करने लगता है, उस टाइम की मेमोरी लॉस जाने का जो है वो नाटक करने लगता है। जैसे कि मैलेंजरिंग को बिहेव को जो है वो मैलेंजरिंग भी जो है वो बोलते हैं। इसमें जो है वो फैब्रिकेटेड जो है वो रहता है, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं होता है, लेकिन अपने पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए पर्सन जो है वो मेमोरी लॉस जाने का नाटक कर सकता है। ठीक है, इसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर या फैक्सिशियस एमनेसिया जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट वन है ग्लोबल एमनेसिया। अ प्रोफाउंड और जनरलाइज्ड मेमोरी लॉस अफेक्टिंग बोथ न्यू लर्निंग एंड पास्ट रिकॉल। इसमें ग्लोबली मतलब कंप्लीटली हो रहा है, जैसे पास्ट को भी रिकॉल नहीं कर पा रहा है और जो न्यू जो भी चीज़ फॉर्म हो रही है उसको भी जो है वो याद नहीं रख पाता है। नेक्स्ट वन है ड्रग इंड्यूस्ड एमनेसिया। ड्रग इंड्यूस्ड एमनेसिया क्या है, मेमोरी लॉस कॉज्ड बाय सब्सटेंस लाइक सेडेटिव, एनेस्थेटिक्स और रिक्रिएशनल ड्रग्स। पर्सन ने अगर कोई जैसे अल्कोहल का ज़्यादा अब्यूज़ कर लिया, सेडेटिव कोई बहुत ज़्यादा ले लिया, कोई एनेस्थीसिया वगैरह लगाया है, ठीक, तो उसकी वजह से जो है वो ड्रग कोई इंडक्शन करने की वजह से, तो उसकी वजह से वो मेमोरी को याद नहीं रख पाएगा, उसको एकदम ब्लैकआउट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है प्रोस्पोमनेसिया। ये क्या रहता है, पर्सन इसमें जो है एमनेसिया अगर इस टाइप का हो रहा है तो उसमें फेसेस को रिकॉल नहीं रख पाते। जैसे घर वालों का क्या फेस है, मेरे फ्रेंड्स का क्या फेस है, तो उसके जो फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं तो उन फेसेस को वो याद नहीं रख पाता है। नेक्स्ट वन इसका इंसिडेंस और प्रेवलेंस जो है वो क्या देखने के लिए मिलता है। इसका प्रेवलेंस रेट जो है वो डिपेंड करेगा कि कौन सा टाइप का एमनेस्टिक डिसऑर्डर पर्सन को हो रहा है। तो इसमें कुछ कॉमन जो है वो एमनेस्टिक डिसऑर्डर होते हैं, उनके प्रेवलेंस और इंसिडेंस जो है वो पता है। तो इसमें वर्निक्स-कोर्साकोफ सिंड्रोम अगर किसी भी पर्सन को जो है वो देखने के लिए मिल रहा है तो इसका जो है वो प्रेवलेंस रेट कितना है, इट इज़ अ मोर कॉमन इन पॉपुलेशन विथ क्रोनिक एल्कोहल यूज़। जो पर्सन जो है वो क्रोनिक एल्कोहल यूज़ करते हैं तो उनमें ये मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है। और इसका प्रेवलेंस रेट जो है वो समथिंग 1 to 2% जो है वो जनरल पॉपुलेशन के अंदर देखने के लिए मिलता है। और जो 12 to 14% है, ये जो अल्कोहल के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं तो उनमें ये जो है वो मेनली देखने के लिए मिलता है। तभी इसको हमने जो अल्कोहल को मेन कॉज इसका माना है कि अल्कोहल की वजह से क्या कर देता है, ये बॉडी के अंदर थायमीन की डिफिशियंसी कर देता है, तभी इस रीज़न की वजह से वर्निक्स-कोर्साकोफ सिंड्रोम जो है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन है हमारा ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया। इंसिडेंस इज एस्टिमेटेड एट 5 to 10 केसेस पर 1 लाख एनुअली। इसमें जो है वो इसके जो ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया होता है इसके जो है वो समथिंग 5 to 10 केसेस जो है वो देखने के लिए मिलता है। अगर हम 1 लाख पॉपुलेशन को जो है वो लेके चलें तो एनुअली रेट इसका जो है वो 5 to 10 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन है।
नेक्स्ट वन है इंसिडेंस रेट, इसके नंबर ऑफ न्यू केसेस जो है वो कितने देखने के लिए मिलते हैं। मोर प्रेवलेंट इन ओल्डर एडल्ट ड्यू टू कंडीशन लाइक वस्कुलर डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज। जो एमनेशिया जो है वो मोर कॉमन किस में देखा गया, जो ओल्डर एज हो जाते हैं या फिर किन्हीं को जो है वो वस्कुलर जैसे ब्लड वेसल्स का कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से, स्ट्रोक वगैरह हो जाने की वजह से, ठीक है, तो उनमें डिमेंशिया देखने के लिए मिलता है। या अल्जाइमर डिजीज़ वगैरह किसी को जो है वो हो गई तो उनमें मेनली जो है वो क्या देखने के लिए मिलेगा, एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट वन इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स जो है वो किस रीज़न की वजह से कॉज कर रहे हैं। तो ये न्यूरोलॉजिकल कॉज, जैसे किसी को ब्रेन का कोई ट्रॉमा हो गया या कोई भी जो है वो स्ट्रोक, उसको अगर ब्रेन का स्ट्रोक आ गया, कोई भी हिमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह, उसको इस्चीमिक स्ट्रोक अगर आ गया तो उसकी वजह से हो जाता है। हाइपोक्सिया, ब्रेन को अगर ऑक्सीजन नहीं किसी भी रीज़न में अगर पहुँच रही तो उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकता है। या फिर ब्रेन में कोई इन्फेक्शन जैसे कि हर्पिस इंसेफेलाइटिस, हर्पिस वायरस ने जो है वो अटैक कर दिया तो उसकी वजह से, ये कोई फर्दर इन्फेक्शन वगैरह की वजह से देखने के लिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह अगर हो जाता है तो जो ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन डिजनरेटिव डिजीज़, जैसे कि अल्जाइमर, हंटिंगटन्स डिजीज़ जैसे कोई भी हो रही है तो ये ब्रेन सेल्स को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो ये ब्रेन सेल को जब डैमेज करेंगे तो वहाँ की सेल्स जो होती हैं वो क्या करने लगती हैं, डिजनरेट करने लगती हैं। तो उसकी वजह से, न्यूरोलॉजिकल कॉजेज़ की वजह से जो है वो एमनेसिया देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन है सब्सटेंस रिलेटेड, जैसे कोई भी सीवियर अल्कोहल अगर कोई भी ले रहा है तो उसके अंदर थायमिन की डिफिशिएंसी देखने के लिए मिली तो उसको वर्निक्स-कॉर्साकोफ सिंड्रोम एमनेसिया देखने के लिए मिल सकता है। या फिर कोई भी ऐसा ड्रग इंड्यूस उसने किया है, कोई भी सेडेटिव ड्रग इंड्यूस किया है या कोई अदर ड्रग जैसे एनेस्थीसिया वगैरह अगर उसको कोई दिया गया है तो उसकी वजह से वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से एमनेसिया हो सकता है। अदर कॉजेज इसके क्या देखने के लिए मिल सकते हैं, जैसे कोई भी उसको ट्यूमर हो गया या फिर कोई ब्रेन के अंदर लीजन्स वगैरह जो है वो हो जाता है तो उस वजह से भी हो सकता है। अगर किसी पर्सन को ईसीटी वगैरह जो है वो दी गई है तो उसके रेयरली साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी उस टाइम पे एमनेसिया देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि ये ईसीटी का साइड इफ़ेक्ट एक रहता है कि उसको एमनेसिया उस टाइम का हो सकता है। नेक्स्ट वन इसके लिए साइकोपैथोलॉजी क्या होती है, एमनेसिया रिजल्ट फ्रॉम डिस्ट्रप्शन इन द ब्रेन मेमोरी सिस्टम। जो एमनेसिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ब्रेन मेमोरी का सिस्टम होता है, हिप्पोकैम्पस वगैरह है, तो उसमें कोई डिस्ट्रप्शन, कोई डैमेज देखने की वजह से ये हो सकता है। तो इसका न्यूरो एनाटॉमिकल कॉज क्या है, डैमेज टू द हिप्पोकैम्पस और रिलेटेड स्ट्रक्चर अफेक्ट एपिसोडिक मेमोरी। अगर हिप्पोकैम्पस में कोई भी जो है वो डैमेज देखने के लिए मिल रहा है, कोई ट्रॉमा इंजरी वगैरह हो गई या कोई एक्सीडेंटल इंजरी वगैरह कोई भी देखने के लिए मिलती है तो उसकी मेमोरी लॉस जो है वो हो सकती है और मेमोरी को ये इम्पैक्ट कर सकता है समहाउ। डिस्ट्रप्शन इन द डायंसेफेलॉन ऑफन सीन इन वर्निक्स-कॉर्साकोफ सिंड्रोम। अगर कोई भी पर्सन को जो है वो जैसे वर्निक्स-कॉर्साकोफ सिंड्रोम अगर हो रहा है तो इसमें जो डायंसेफेलॉन होता है, ठीक है, जो थैलेमस होता है और मैमुलरी बॉडीज़ होती हैं, ये स्पेशली किस केसेस में देखा जाता है, थायमिन डिफिशिएंसी। जैसे वर्निक्स-कॉर्साकोफ सिंड्रोम अगर हो रहा है तो ये डायंसेफेलॉन मैमुलरी बॉडीज़ को जो है वो इम्पैक्ट करता है, उनका जो है वो डैमेज करता है, तो इसकी वजह से जो है वो उनको ये जो है वो एमनेसिया देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट वन इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, अगर किसी पर्सन को एमनेसिया हो रहा है तो क्या सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो पर्सन डिसोरिएंटेड जो है वो रहता है, जैसे टाइम प्लेस पर्सन उसको जो है वो याद नहीं रहता है कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, ठीक है, तो उसको जो है वो मेमोरी जो है वो अपनी रिकॉल नहीं कर पाता, मतलब कहाँ चीज़ों के लिए कहाँ प्रेजेंट है वो, तो उसको चीज़ें याद नहीं आती हैं। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, उसकी एक इनकम्प्लीट वे में और या फिर कंप्लीट वे में उसकी मेमोरी लॉस जो है वो हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन रिकॉल इन्फॉर्मेशन, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे पास से रिलेटेबल कोई भी इवेंट वगैरह हो गया तो उसको रिकॉल नहीं कर पाएगा। जैसे कोई भी इवेंट जो है वो उसकी लाइफ से रिलेटेबल अगर हम पूछ रहे हैं, अगर उसके फैमिली मेम्बर्स वगैरह साथ में हैं तो उसको रिकॉल नहीं कर पाता है। इम्पेयर्ड एबिलिटी टू लर्न न्यू इन्फॉर्मेशन, उसको जो है वो नई इन्फॉर्मेशन को लर्न करने में डिफ़िकल्टी जो है वो होती है, मतलब नई इन्फॉर्मेशन जो है वो याद नहीं रख पाता है। कन्फ्यूज़ फील करेगा चीज़ों को लेके कि वो कहाँ है, चीज़ें उसको समझ में जो है वो नहीं आती हैं। अनेबल टू रिकॉग्नाइज फेसेस और लोकेशन, वो फेसेस को या फिर कौन सी लोकेशन पे वो प्रेजेंट है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। उसके दिमाग में उस टाइम की कोई फॉल्स मेमोरीज भी जो है वो फिक्स हो सकती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसको एकदम से मेमोरी गैप देखने के लिए मिल रहा है, ठीक, तो उसमें लेकिन उसमें कुछ फॉल्स मेमोरी भी समटाइम्स जो है वो सेट हो सकती है, उसमें मेमोरी गैप भी देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि जिस स्टेज को हम कन्फैबुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें मेमोरी में गैप
देखने के लिए मिलेगा। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट वगैरह, बॉडी मूवमेंट वगैरह, जो कोऑर्डिनेशन जिसमें प्रॉपर नहीं हो रहा है, बैलेंस सही से मेंटेन नहीं हो रहा है, तो उसके मूवमेंट्स भी जो है वो देखने के लिए उस टाइम पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन, हमें डायग्नोसिस क्या करना है, हमें उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी है, उसका किस कब हुआ है, कितने टाइम हुआ है, ठीक है, कितना ड्यूरेशन है, उसकी डिजीज़ कैसे करके प्रोग्रेस कर रही है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराने, उसका किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो उसको देखने के लिए एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह, पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, और कोई भी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी ब्रेन के अंदर देखने के लिए उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं जिसमें उसकी मेमोरी देखा जाता है, उसका फंक्शन क्या देखा जाता है, ठीक है, उसकी फंक्शनिंग में क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, उसके कॉग्निटिव डोमेन्स जो हैं वो कितने इम्पैक्ट हुए हैं, उसकी थिंकिंग लेवल, उसका क्या ओरिएंटेशन है, ठीक है, डिसओरिएंटेड तो नहीं फील कर रहा, तो उसका कॉग्निशन लेवल कितना इम्पैक्ट हुआ है, तो एमनेशिया में ये चेक करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट कराते हैं, उसमें विटामिन की डिफिशियंसी, जैसे कि कहीं उसको वर्निक्स-कोर्साकोफ सिंड्रोम, थायमिन डिफिशियंसी वगैरह तो नहीं हो रही, या फिर कोई इन्फेक्शन फर्दर, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक एसिडोसिस वगैरह, तो उसको एल्कलोसिस वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, कोई भी हो सकता है ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो उसको प्रेजेंट नहीं, तो उसको फर्दर चेक करने के लिए उसका लेबोरेटरी टेस्ट और ब्लड एग्जामिनेशन कराएंगे। नेक्स्ट वन, नर्सिंग असेसमेंट करेंगे, इसमें उसका पूरा हिस्ट्री लेगी नर्स, उसका कब हुआ, कितना ड्यूरेशन है, क्या सिम्टम्स वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, उसकी कोई हेड इंजरी की हिस्ट्री तो नहीं है, या फिर कोई वो सब्सटेंस एब्यूज़ तो नहीं करता, कोई अल्कोहल वगैरह या कोई सेडेटिव ड्रग वगैरह या कोई एनेस्थीसिया वगैरह तो उसने नहीं लिया है, कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी तो नहीं है। फैमिली हिस्ट्री लेंगे, उसको कोई न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर की जिसमें कोई सेल वगैरह डैमेज हुई है, या फिर कोई भी है इनहेरिटेड कोई भी हिस्ट्री तो उसकी नहीं है, ठीक है, जेनेटिक से जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ असेस करेगी, उसका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेगी, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेगी, उसका मोटर और जो सेंसरी सिस्टम है वो कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना मूवमेंट वगैरह कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, सेंसेशन उसके कैसे, ये असेस करेगी। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें पूरा मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो है वो करेंगे, और इसमें पूरा उसका कितना जो है वो ओरिएंटेड है चीज़ों को लेके, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चनर फॉर्म रहता है, तो उससे रिलेटेबल क्वेश्चंस जो है उससे किए जाते हैं, तो उसमें उसका पूरा जो है वो क्वेश्चनर फॉर्म रहता है, उसकी कितना क्या डिसओरिएंटेड देखने के लिए मिल रहा है, टाइम प्लेस पर्सन के लिए, तो इस टाइप के उसके क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें रहते हैं। नेक्स्ट वन, ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा, इसमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करेंगे, नॉन फार्माकोलॉजिकल और साइकोथेरेपीज़ भी जो है वो दी जाती हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में अगर उसको वर्निक्स-कोर्साकोफ सिंड्रोम है, मतलब थायमीन की डिफिशियंसी हो रही, तो उसको थायमीन को जो है वो रिप्लेस किया जाता है, उसका जो है वो थायमीन के जो है वो डोजेज उसको दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन, कॉग्निटिव इन्हेंसर दी जाती है, जैसे डोनेपेजिल जो है वो दी जाती है, मेमेंटाइन जो है वो दी जाती है, ताकि अगर कोई भी उसकी न्यूरो डिजनरेटिव कंडीशन है जिसमें मेमोरी सेल्स वगैरह या फिर न्यूरॉन के टिश्यूज़ वगैरह जो है वो डिजनरेट सेल्स जो है वो डिजनरेट कर गई हैं, तो उसकी वजह से वो फिर से आ सकें, इसलिए उनको ये ड्रग देते हैं। नेक्स्ट नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन करते हैं, उसको कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन टेक्निक जो है वो कराई जाती है, ताकि वो अपने चीज़ों को लर्निंग राइटिंग कैपेबिलिटी को जो है वो इंक्रीज़ कर सके, और उसको मेमोरी जो है वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी थोड़ी थोड़ी सी जो है वो ट्रेन कराई जाती, ताकि इन सारी चीज़ों को फिर से वो रिकॉल करने की कोशिश करें। इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन कराया जाता है, ताकि उससे जो भी मेमोरी लॉस हुई है तो वो धीरे धीरे करके उसकी वापस आ सके। नेक्स्ट वन, साइकोथेरेपी देंगे, उसमें सपोर्टिव थेरेपी देंगे, उसको कोई भी साइकोजेनिक एमनेसिया वगैरह, जैसे कि उसको कोई भी जो भी फॉरगेटफुलनेस वगैरह जो है हुई है, तो उससे रिलेटेबल उसको सपोर्टिव थेरेपी देंगे, ताकि पेशेंट अपनी चीज़ों से लेके जो है वो ओवरकम कर सके और अपनी जो भी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ वगैरह है उनको परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट करना है, जैसे एक्यूट फेज़ है उसकी, तो पेशेंट की सेफ्टी जो है वो देखनी है, क्योंकि वो पेशेंट जो है वो सारी चीज़ें भूल चुका है, वो मोर वल्नरेबल हो जाता है कि उसको एक्सीडेंटल इंजरी वगैरह उसको ना हो, तो उसके रूम वगैरह में क्या चीज़ें प्रेजेंट है जिससे उसको इंजरी वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो सब हटाना है, उसकी जो है वो सेफ्टी को इंश्योर करना है। पेशेंट को रीओरिएंट करना है, जो भी विजुअल एड्स जैसे हो गए, क्लॉक्स ये है, कैलेंडर ये है, रिमाइंडर वगैरह के लिए, ताकि वो चीज़ें
अपनी रिकॉल कर सके। लॉन्ग टर्म केयर उसको करनी है, उसको अगर कोई मेमोरी एड्स वगैरह जैसे नोटबुक हो गया, स्मार्टफोन वगैरह हो गया, टू डू लिस्ट वगैरह उसको बनानी है, डायरी वगैरह देनी है, डायरी पेन वगैरह, तो वो अपनी चीज़ें जो है वो लिख के रख सके। सपोर्ट अदरेंस टू ट्रीटमेंट रेजिमेंट, उसका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें जो है सपोर्ट करना, उसकी जो भी ड्रग वगैरह देनी है उसमें नर्स को एडमिनिस्टर करनी है। उसके फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करना है ताकि वो कॉपिंग स्ट्रेटजीज उससे जो है वो लगा के उससे जो है वो सारी चीज़ें उसके बारे में बता सके कि उन्हें क्या करना है, कैसे याद दिलाना है, कैसे उसकी थेरेपीज़ वगैरह में उसकी हेल्प करनी है। नेक्स्ट वन जीजियाट्रिक कंसिडरेशन, अगर ये जीजियाट्रिक पर्सनस में जो है वो मोर कॉमनली देखने के लिए मिलता है, मतलब वो एडल्ट जो होते हैं मोर प्रोन टू होते हैं क्योंकि उनके जैसे अल्जाइमर, स्ट्रोक वगैरह है, तो इसमें जो है वो मोर वल्नरेबल जो पॉपुलेशन होती है अमनीशिया के लिए वो एडल्ट जो ओल्ड एज के लोग होते हैं वो होते हैं। तो उनका जो है वो फंक्शनल इंडिपेंडेंस बना रहे, अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ वगैरह कर सके, तो हमें उन पर जो है वो फोकस करना। उनके सारे डिप्रेशन, एनजाइटी वगैरह उनको कोई भी तो मतलब अर्ली एज में देखने के लिए नहीं मिल रही है, ठीक, तो उसको अगर ऐसी कोई भी चीज़ देखने के लिए मिल रही है तो ओवरकम उनसे कराना, उसको जैसे एक्टिविटीज़ वगैरह, थेरेपीज़ वगैरह, सोशल ग्रुप वगैरह, सपोर्ट ग्रुप वगैरह, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व कराना ताकि इन सब चीज़ों से वो ओवरकम कर सकें। नेक्स्ट वन रिहैबिलिटेशन देना है, जैसे कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन देंगे ताकि वो जो मेमोरी वगैरह उसकी जो गई है तो उसको स्ट्रेंथन कर सके, और जो करंट की उसकी मेमोरी है, जो करंट में ऑनसेट मेमोरी उसकी जो चल रही है तो उसको एक्सरसाइज कर सके और उसकी कैपेबिलिटी उसकी इंक्रीज हो सके। एक्सटर्नल मेमोरी एड्स देने हैं ताकि जैसे कैलेंडर वगैरह हो गए, रिमाइंडर्स वगैरह हो गए, क्लॉक्स वगैरह हो गई, ताकि वो अपनी चीज़ों को जो है वो याद रख सके। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसे कि ऐसे करानी है ताकि वो अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़, अपने लिए अगर खुद कुछ अर्न वगैरह करना चाहता है तो वो सारी चीज़ें जो है वो होमली इन्वायरमेंट में रह के, सेफ इन्वायरमेंट में रह के वो सारी चीज़ें अपनी फंक्शनैलिटी सही तरीके से कर सके। सोशल सपोर्ट उसको प्रोवाइड करना है, जैसे ग्रुप थेरेपी जो है वो देनी है ताकि वो अकेलेपन में रहने की जो है वो आदत छोड़ सके। कम्युनिटी रिसोर्स फॉर केयर गिवर सपोर्ट, उसको कम्युनिटी रिसोर्सेज वगैरह देने हैं ताकि वो कम्युनिटी में मेंबर्स में रह के सोशल हो सके और उसे एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके, और उसको जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उसको सपोर्ट भी कर सके ताकि वो अपनी चीज़ों से ओवरकम कर सके।